बीटीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम आपको खास मुलाकात क्रम में मिलवा रहे हैं हमारे बहुत ही खास मेहमान से। हमारे आज के मेहमान हैं मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन राज्य मंत्री और आयुष स्वतंत्र प्रभार मंत्री श्री रामकिशोर कावरे जी, जो बालाघाट की धरा पर ही जन्मे हैं और उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत भी यहीं से की है। इनके बारे में जानने से पहले, खास बातचीत करने से पहले एक झलक इस छोटी सी रिपोर्ट पर। आजादी के बाद पहली बार वनांचल क्षेत्र के परसवाड़ा में भाजपा को जीत दिलाने वाले रामकिशोर कावरे का जन्म 9 नवंबर सन 1976 को बघोली ग्राम पंचायत में एक सामान्य पृष्ठभूमि के मध्यम वर्गीय परिवार में श्री शिवलाल और श्रीमती रत्ताबाई कावरे के घर हुआ। राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई सन 2001 में ग्राम पंचायत बघोली के उप सरपंच पद से। इसके बाद सन 2003 में भारतीय जनता युवा मोर्चा का मंडल महामंत्री इन्हें बनाया गया और सन 2005 में ये बघोली से जनपद सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए और यहीं से राजनीतिक सफर आगे बढ़ता चला गया। जन सेवा को जीवन मानते हुए रामकिशोर कावरे ने युवाओं का साथ लेकर कार्य किया। परिणाम स्वरूप वे वर्ष 2007 में युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बनाए गए। सन 2008 में जनता के भरोसे पर खरे उतरे और परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से पहला विधानसभा चुनाव जीते। विकास कार्यों को गति देते हुए आदिवासी क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया। सन 2010 से 2012 तक युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री की कमान भी संभाली। कुछ राजनीतिक समीकरणों के चलते सन 2013 के विधानसभा चुनाव में इन्हें असफलता का स्वाद भी चखना पड़ा, लेकिन अपनी असफलता को स्वीकार करते हुए रामकिशोर कावरे ने जीत का संकल्प किया और वर्ष 2018 तक सतत जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर कार्य किया। फलस्वरूप सन 2018 में उन्हें पुनः परसवाड़ा क्षेत्र से भाजपा का प्रत्याशी चुना गया और अभूतपूर्व जीत के साथ रामकिशोर नानो कावरे पार्टी के निर्णय पर खरे उतरे। मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले आम जनमानस के नेता रामकिशोर कावरे ने 2 जुलाई सन 2020 को सुबह 11 बजे मंत्री पद हेतु पद और गोपनीयता की शपथ ली और युवाओं के लिए एक नए राजनीतिक सूर्य का उदय हुआ। इस झलकी के बाद अब शुरुआत करते हैं अपनी खास मुलाकात का। हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, तो सबसे पहले रामकिशोर कावरे जी, आपको बहुत सारी बधाई सभी दर्शकों की ओर से और बीटीवी परिवार की ओर से भी। बहुत बहुत धन्यवाद बीटीवी परिवार की तरफ से मुझे जो स्नेह प्यार मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम शुरुआत से ही शुरू करें तो आपने कैसे शुरुआत की, आपका जीवन जन्म कहाँ पर हुआ और उसके बाद ये जो सफर रहा मंत्री बनने तक का, बाल्यकाल से अब तक, ये कैसा रहा? ग्राम पंचायत बघोली एक छोटा सा गांव है जहां पर मेरा जन्म 1976 में हुआ। मेरा परिवार, मेरी माता, मेरे पिताजी, मेरी माताजी भरवेली मैंगनीज रोड इंडिया लिमिटेड है, उस खदान में एक मजदूरी के रूप में काम करते थे और उन्होंने, हम सब 3 भाई हम लोग हैं, तीनों भाइयों को उन्होंने शिक्षा देने का काम किए। चूँकि 1995 में मैं विद्यार्थी परिषद संगठन से जुड़ गया जी। और विद्यार्थी परिषद से मैं जब जुड़ गया तो मैंने छात्र जीवन में छात्र हितों की लड़ाई के लिए लड़ा और वहीं से फिर मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई। क्योंकि मैं राजनीतिक क्षेत्र में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखता था, संगठन का बड़ा काम में मेरी रुचि थी। मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा का दायित्व मिला 2001 में और मैंने युवा मोर्चा में एक मंडल के महामंत्री के रूप में संगठन में काम करने का मुझे अवसर मिला। उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के विचार को पढ़ने का मुझे अवसर मिला और मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के विचार को पढ़ा और वो विचार को लेकर आज तक मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार था कि अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति की सेवा करना। यदि आप संगठन के माध्यम से राजनीतिक क्षेत्र में अगर जनप्रतिनिधि के रूप में जाओगे तो ये जो विचार है, इस विचार में सत्ता में जाकर, सरकार में जाकर उस
व्यक्ति को लाभ दिलाने का काम आपका दायित्व होगा। सत्ता पाना या सुख पाना आपका दायित्व नहीं होगा। आपका दायित्व होगा वो जनता और जनार्दन की सेवा करना। और उसके बाद मैंने उसको अपने जीवन का मूल मंत्र माना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार को अपने जीवन का मूल मंत्र माना और उस मूल मंत्र को लेकर मैंने अपने कारवा को आगे बढ़ाने का काम किया। उसी समय मैं मंडल का महामंत्री था। जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे ग्राम पंचायत के जब मैं काम करता था तो लोगों ने, गांव के लोग मुझ पर विश्वास करते थे और उन्होंने मुझे निर्विरोध उप सरपंच बनवाया, पंच बनाया, फिर उप सरपंच बनवाया। उप सरपंच बनते हुए मैंने गांव के हर चीज़ की समस्या का समाधान, हमारे गांव में सड़कें नहीं थी, हमारे गांव की मूलभूत सुविधाएं नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, ये सारी मैंने सुविधाएं ग्राम पंचायत के माध्यम से जितना हो सकता था मैंने करवाया। कोई व्यक्ति बीमार हो जाता था, अपने साइकिल में बैठा के मैं अस्पताल लेके जाता था। जितना हो सकता था तहसील ऑफिस से लेके जो जो समस्या रहती थी मैं अपने गाँव के लोगों के लिए करता था। गाँव के लोगों के ने मुझे स्नेह दिया, उनको विश्वास हुआ मुझ पर कि ये लड़का अच्छा काम करता है। मुझे याद है वो पल जब मैं जनपद का चुनाव लड़ रहा था। उप सरपंच के कार्यकाल समाप्त होने के बाद गांव के लोगों ने मुझे निर्विरोध जनपद अध्यक्ष के रूप में, अपने जनपद सदस्य के रूप में अपने ग्राम पंचायत से उन्होंने चुनाव लड़ाया और पूरे गांव को सील कर दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ हमारा वोट हमारे बेटे को मिलेगा। और ऐसा वो पल मतलब बहुत ही अच्छा पल था मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए। वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार का वो बड़ा मार्मिक समय था जो मुझे लगा कि ईमानदारी निष्ठा की वैल्यू होती है। और उस ईमानदारी निष्ठा को मैंने आगे बढ़ाने का काम किया। मैं जनपद का सदस्य बना। जनपद का सदस्य बनने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के हमारे उस समय के जिलाध्यक्ष माननीय गोपाल राव एलकर जी थे। उन्होंने मुझे यहाँ पर जनपद अध्यक्ष के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, प्रत्याशी के रूप में उन्होंने अधिकृत घोषणा की। उस समय के कार्यकाल में संगठन में स्वर्गीय पूरन कुमार अडवाणी जी, मेरे उस समय राजनीति में मैं उनके से ज़्यादा जुड़ा हुआ था, उनका भी मुझे उस समय आशीर्वाद था। ये दो व्यक्तित्व थे जनपद के कार्यकाल में जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाने में अपना योगदान, आज मैं उनको स्मरण करता हूँ, उनको याद भी कर रहा हूँ। कल मैं आचार्य जी से भी मिलने गया था। वो मेरा जो वो सफ़र था इसमें मुझे एक पौधे के रूप में एक बीजित किए थे, रोपित किए थे। वो पल मेरे लिए बड़ा, जब मैं मंत्री पद का शपथ लिया तो ये सब चीज़ें मेरे जीवन के लिए बहुत ही मार्मिक था। उसके बाद मैं जब जनपद पंचायत का अध्यक्ष बना, तब जनपद अध्यक्ष बनने के बाद माननीय सांसद आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी थे, उनके साथ में रहते हुए जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन जी, मुझे भाषण देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। मैं उस समय नया था, थोड़ी घबराहट होती थी। तब श्रीमती रेखा बिसेन जी, मुझे वो जिला पंचायत के अध्यक्ष, उन्होंने मुझे सिखाया कि भाषण आपको देना है, हौसले को आगे बढ़ाना है, आप सीखिए, बोलिए। और उन्होंने उस समय मुझे भाषण देना सिखाया, बोलना सिखाया। निश्चित रूप से उनके उस कार्यकाल में उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी उन्होंने दायित्व दिया, काम करने का अवसर दिया। चूँकि संगठन का भी काम करता था उस समय, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा का युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष का दायित्व भी दिया। उधर सत्ता का भी काम करना था, इधर संगठन के रूप में भी मैंने पूरे बालाघाट जिले में एक यात्रा को लेकर निकला, जहाँ पर महंगाई रथ यात्रा को लेकर मैंने पूरे जिले का भ्रमण किया और सारे नौजवान लड़कों को मैंने जोड़ने का काम किया। और उसके बाद में एक ऐसा अवसर आया 2008 में, जब मुझे भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं काम करता था उस विधानसभा पलसवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी का आज़ाद भारत के बाद में जब से हमारा विधानसभा बना है उसके बाद कभी भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिला था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया तो ईमानदारी और निष्ठा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विचार था, जब मैं उसको लेके चल रहा था तब वहाँ सीनियर और जूनियर का कोई विषय नहीं था। उन्होंने एक भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही कौन हो सकता है उसको पार्टी चिन्हित करती है और पार्टी ने चिन्हित कर लिया। 2008 में मुझे वहाँ से टिकट दिया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस ईमानदारी के साथ, जो जिस निष्ठा के साथ में काम किया और मैंने जनता के बीच में जो 4.5 साल का जनपद के अध्यक्ष के रूप में मैंने विकास के जो काम किए थे उसका मुझे एक परिणाम मिला। और 2008 में मुझे पहली बार विधानसभा में जाने का अवसर मिला। वो सफ़र मेरा बहुत ही मार्मिक सफ़र था। 2008 से लेकर 13 तक मैंने विधायक के रूप में, नौजवान विधायक था, मैंने काम किया।
कुछ त्रुटियां हो सकती है, कमियां हो सकती है, अनुभव की कमी हो सकती है। चूँकि मैं संगठन में भी काम कर रहा था, प्रदेश के संगठन ने मुझे प्रदेश के महामंत्री के रूप में मुझे ये सौभाग्य अवसर दिया। तो संगठन का भी मैं महामंत्री के रूप में पूरे प्रदेश में युवा तरुणाई को जगाने का काम किया। 2008 में कम मार्जिन से मैं चुनाव हार गया, लेकिन मैंने नीति और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार को नहीं छोड़ा। लेकिन कई बार आप देखते हैं कि चुनाव हारने के बाद लोग मायूस हो जाते हैं। मैं चुनाव सत्ता पाने के लिए नहीं लड़ रहा था, मैं जनता की सेवा करने के लिए। तो मैंने अपने आप को स्वीकार किया कि मैं सेवा करने आया हूँ, पद रहे या न रहे। मैंने 2008 से लेकर लगातार 2018 तक के 2013 से लेके जब हार गया चुनाव, उसके बाद 18 तक के मैं जनता के संपर्क में रहा, जनता की सेवा किया, जनता के बीच में रहा। वो एक अवसर था कि 2018 में फिर से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी और मैं चुनाव जीत गया। एक ऐसा अवसर आया मुझे, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे मंत्री बनाएंगे, लेकिन क्योंकि अभी मेरे जीवन का लंबा सफ़र था, लेकिन पार्टी ने जिस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार को हम सब लोग मानते हैं, पार्टी चुनती है, देखती है कि निष्ठा से पार्टी के संगठन का काम कौन करता है, पार्टी के लिए आगे आने वाले 50-25 साल कौन व्यक्ति हमारे संगठन को और आगे बढ़ाएगा, कौन व्यक्ति ईमानदारी से, उस ईमानदारी का फल, उस निष्ठा का फल, उस भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी ने मुझे अवसर दिया है। निश्चित रूप से मैं पार्टी के बड़े पदाधिकारी उनका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे जिला प्रदेश नेतृत्व आदरणीय बी.डी. शर्मा जी, आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे सेंट्रल नेतृत्व, हमारे बालाघाट जिले के नेता आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई रमेश भट्टे, इन सब के सहयोग से मुझे ये अवसर, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जी, आप संगठन में रहे, संजीव कांकर जी के भी काफ़ी करीबी रहे हैं रामकिशोर जी, तो क्या कुछ उनसे सीखने को मिला और आपने क्या कुछ आत्मसात किया उनसे? मुझे ध्यान है 2007 का, 6 और 7 के बीच में उनका एक एक्सीडेंट हुआ था। संजीव कांकर जी संगठन मंत्री बन के यहाँ पर आए थे। उनका एक्सीडेंट, मेरा परिचय उनसे नहीं था, चूँकि बालाघाट जिले के संगठन मंत्री के रूप में यहाँ पे थे। उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, छिंदवाड़ा से वो बैठक लेके आ रहे थे और वो 1.5 महीना तक के नागपुर में भर्ती रहे। वो चाहते तो वापस चले जाते, लेकिन वो वापस नहीं गए, वो सीधे बालाघाट के कार्यालय में आए और इतना बैंडिश होने के बाद, इतने सारी चीज़ होने के बावजूद भी वो 2008 का चुनाव को प्रस्तुत कर रहे थे, 2008 के चुनाव के संगठन की तैयारी कर रहे थे। उनका कहना था कि पार्टी ने मुझे विश्वास के साथ में यहाँ पर भेजी है, मैं 2008 के चुनाव को कराने के बाद ही दूसरे रास्ते पे जाऊँगा या मैं अपने घर वापस जाऊँगा, पर मेरे को जवाबदारी अगर पार्टी ने दी तो जवाबदारी। मैंने उनके उस समय के जो भाव था, उस समय के पार्टी के प्रति निष्ठा था, मैंने देखा। वो जब ऊपर से नीचे आते थे तो उनके पैर से ब्लड निकलता था, पर मीटिंग लेने वो जाते थे। कई बार ऐसा अवसर आया कि मैं साथ में लेके गया तो मुझे कंधे पे लेके उनको नीचे तक उतारना पड़ता था। उनका वो पार्टी के प्रति वो जो रोल था, वो पार्टी के प्रति मुझे निश्चित रूप से मेरे जीवन में मुझे कहीं ना कहीं मजबूत बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और 2008 में वो संगठन मंत्री थे, मेरे काम को, मेरे उसको देखकर उन्होंने मुझे टिकट, कहीं ना कहीं से उनके सहयोग से मुझे टिकट प्राप्त हुआ था। तो उनका बहुत अच्छा मेरे साथ में अनुभव रहा है। उनके आज भी मार्गदर्शन, एक सौभाग्य मेरा ये हुआ कि जिस दिन मैं शपथ ग्रहण लिया, पदभार ग्रहण किया, वो भोपाल आए हुए थे और वो से मेरी बात हुई तो वो मुझसे मिलने भी आए। तो मैं तो उस दिन बहुत प्रसन्न था कि मेरे गुरु आए हैं यहाँ पे। मैंने उनको लेके शपथ पदभार ग्रहण करने को भी वो अवसर मेरा पल था कि वो भी आए थे उस दिन। जी, तो ईश्वर ने भी आपका साथ दिया कि आपके गुरु आपके साथ रहे। आप दूसरे और तीसरे विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो आपको न्यायालय ने भी अयोग्य घोषित कर दिया था एक प्रकरण में, तो उसके बाद आपने जीत का संकल्प कैसे लिया, कैसे तैयारियां की आपने जमीनी स्तर पर, क्योंकि आप जन जन के नेता के रूप में पहचाने जाते हैं? देखिए, मैं लगातार 5 साल तक के काम किया था, तो वो तो विषय मेरे उसमें था, सब लोगों का इसमें था। लोगों में बड़ा मायूसी छा गई थी जब मुझे ये एक विषय आया था। उसमें कोई कमी नहीं थी, कोई गलतियां नहीं थी, त्रुटियां, लिपि की त्रुटियां उसमें हुई थी। वो जब मैंने अपील किया तो उसको एक्सेप्ट की और मुझे बहाल कर दिया गया। उसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उस समय जनता का असीम कृपा, असीम प्यार और परमात्मा वो ऊपर वाला लिखता है, परेशानी आएगी, परेशानी जाएगी, आप हिम्मत मत हारो,
आप कोशिश करो कि उस परिस्थितियों का सामना करना पड़े और उस परिस्थिति का सामना करो। मैंने उस परिस्थिति का सामना किया, मैंने हिम्मत से मैंने ये हमेशा कहता था कि मैं गलत नहीं हूँ, मैंने कोई गलती नहीं किया है, इसलिए ईश्वर भी मेरे साथ होगा। ईश्वर ने साथ दिया। जी, आप अभी भी, मैंने जैसे कहा कि आप जन जन के नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। राम किशोर नाम से ज़्यादा लोग आपको नानो भैया नाम से पुकारते हैं, ये जनता का प्रेम ही है आपके प्रति। तो हमें ये बताइए राम किशोर जी, जब पहली बार नाम पुकारा गया मंत्री पद की शपथ के लिए, कैसा वो पल था, क्या महसूस हुआ मन में, वो बताइए। देखिए, वो पल जब मैं इंतज़ार कर रहा था, जब शपथ के पहली बार तो मुझे ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा नाम आएगा। लेकिन मैं जिस दिन पट्टी चल रही थी, टीवी चैनलों में नाम चल रहा था, मैं भी अपने घर में टीवी देख रहा था, मैं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय गया। तब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मैं देखा कि मेरा नाम फाइनल रूप से बताया जा रहा है कि तब तक के मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मुझे रात के 8:30 बजे ये जानकारी प्राप्त हुई कि मुझे भोपाल रहना चाहिए और मुझे मैसेज हुआ कि भोपाल रहना चाहिए। मैं भोपाल के लिए निकला। मुझे रात के 11:30 बजे मैसेज हुआ कि आपको कल शपथ लेना है। पार्टी की तरफ से मुझे मैसेज हुआ कि आपको कल शपथ लेना है। वो पल मेरे जीवन के लिए बहुत अच्छा पल था। उसके बाद मैं भोपाल पहुंचा और सुबह 10:30 बजे मैं जब राजभवन गया, तो राजभवन गया तो मुझे एक मीडिया भाई ने मेरे से एक प्रश्न पूछ लिया कि आज आप शपथ लेने आए हैं तो आपके साथ में कौन कौन है, क्योंकि सभी लोगों का परिवार शपथ में था और चूंकि मेरा परिवार नहीं था, मैं अकेला था। ऐसा उन लोगों को महसूस हुआ क्योंकि मेरी पत्नी थी नहीं, पत्नी अपने बालाघाट में थी, तो उनको लगा कि सबकी पत्नी जा रही है ये। तो उससे पत्रकार ने पूछा कि आपके परिवार से, तो मैंने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का जिला का अध्यक्ष रमेश भटेल जी मेरे साथ में थे। मैंने कहा मेरे भारतीय जनता पार्टी के जिला का अध्यक्ष मेरे साथ में, यही मेरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में मैं काम करने आया हूँ तो मेरा परिवार ये है, पहले मेरा दल मेरा परिवार है। और ऐसा मैंने उनको जवाब दिया था। उसके बाद मैं जब शपथ लेने गया था, जब मैं नीचे गया और नीचे से जब मुझे अधिकारियों ने कहा कि सर आपको ऊपर बैठना है, आपको शपथ लेना है। मैं ऊपर जब शपथ लेने गया, मैंने नाम देखा अपना, बैठा, तब तक कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पल कब आएगा जब मैं शपथ लूँगा और मेरे पूरे क्षेत्र के, मेरे ज़िले के लोग, मेरे चाहने वाले देखेंगे। वो पल मेरे लिए बहुत अविस्मरणीय रहा और वो मेरे जीवन के लिए वो अवसर, पहली बार आया जो अवसर, निश्चित रूप से जीवन को यादगार। अब मुझे ये सारी अपेक्षाओं को पूरा करना है और कितने प्रयासरत हैं। देखिए, मैं किसी भी चीज़ को बोझ नहीं समझता। मैं जो जवाबदारी मिली है उस जवाबदारी को अपना कर्तव्य समझता हूँ और उस कर्तव्य को लेकर काम करता हूँ। कभी थकता नहीं मैं, कभी लोगों से वो नहीं करता। मेरा व्यवहार उनके साथ में, हाँ, अपनों के प्यार में ज़रा ज़्यादा समय दे देता हूँ उन लोगों से, तो ये रहता है। मैं इन सब चीज़ों को लेकर काम जब करता हूँ तो मेरे सामने ये रहता है कि जो काम मेरे पास में आया उस काम को मेरे को ख़त्म करना है, उस काम का परिणाम मुझे देना है। इस भाव को लेकर काम करता हूँ तो सारा समस्या का समाधान। कोई मन में लालसा नहीं है कि इसका काम करूँगा तो ही लाभ मिलेगा या उसका काम करूँगा तो ही लाभ, मन में ये लालसा ही नहीं है। मुझे ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से, आप सब लोगों के सहयोग से ईश्वर ने वो कुछ दे दिया, पार्टी ने वो सब कुछ दे दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं किया था। तो मन में भाव खत्म हो गया कि क्या है, लोगों के रहता जरूर है राजनीतिक क्षेत्र में कि मन में, लेकिन वो भाव खत्म हो गया, सब कुछ मिल गया, और क्या चाहिए पार्टी जी। आप आयुष मंत्रालय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और ये कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, तो ऐसे में आपकी क्या भूमिका होगी अब इसमें? जब मैं शपथ लिया, शपथ लेने के बाद में मुझे विभाग का बंटवारा हुआ है। बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता था कि भैया क्या विभाग मिल रहा है। मैं हमेशा उनसे कहता था कि पार्टी ने जब मुझे मंत्री, सीएम साहब ने मुझे मंत्री बनाया, पार्टी ने मेरा नाम चयन किया होगा, तब मुझसे पार्टी ने कुछ नहीं पूछा, तब सीएम साहब ने मुझे कुछ नहीं किया, क्योंकि सीएम साहब और हमारे पार्टी के लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया था। तो मैं ये कहता था कि जो मिलेगा उसको स्वीकार करूँगा। पार्टी ने जो दिया उसको, जब आयुष विभाग मुझे मिला तो मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई।
इस बात को लेकर कि ये एक ऐसा समय आया है जब लोगों के बीच में हमको सेवा करना है, क्योंकि काम आपको मिलता है, काम से आपका निर्माण होता है, काम से कहीं ना कहीं इस महामारी में अगर हम जनता की सेवा करने, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का फिर एकात्मानवाद का विचार है, तो ये अवसर मिला है कि उस व्यक्ति को जो इससे ग्रसित है, कोरोना महामारी से प्रभावित है, कहीं ना कहीं उससे परेशान है, उस व्यक्ति को क्या ठीक कर सकते हो। आयुष विभाग एक ऐसा विभाग है, आयुर्वेद के क्षेत्र में लोगों का विश्वास थोड़ा कम हो गया था, लेकिन ये कोरोना महामारी के कारण फिर से आयुर्वेद विभाग, हमारी पुरानी पद्धति आज कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए ये आयुर्वेद का त्रिकुटु चूर्ण है। इस त्रिकुटु चूर्ण से हमारे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है, और उसके कारण आज कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में हमने कोरोना को काबू करने का प्रयास किया, हमने मनुष्य में वो क्षमता पैदा किया है, इस कोरोना से लड़ने हिम्मत हमारे सभी लोगों के बीच में आया है। उसका मूल विभाग जो है वो आयुष है जी। और इस कोरोना काल में संविदा कर्मी के रूप में कुछ आयुष चिकित्सकों की भर्ती की गई है आयुष मंत्रालय द्वारा, तो इनका क्या भविष्य है? अब क्या महामारी के खत्म हो जाने के बाद इनकी संविदाएं समाप्त हो जाएंगी? देखिए, अभी तो जो विषय मेरे ध्यान में आया है, हम सब लोगों ने जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, और ना वो हमारे आयुष विभाग के लोगों ने कोई कमिटमेंट किए हैं, और ना वो जो डॉक्टर काम कर रहे हैं उनका कोई भाव है। अभी तो सिर्फ उनका यही भाव है कि हम लोगों की कैसे मदद करेंगे। यदि वो ईश्वर की कृपा से वो काम सेवा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई ना कोई विचार होगा, कहीं ना कहीं अच्छा होगा। अभी हम उसको समझने के अभी अध्ययन करेंगे कि क्या हो सकता है, लेकिन ऐसे समय में अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से किया हुआ काम व्यर्थ नहीं जाता जी। और WHO ने कहा है कि हर 1 लाख में से 10,000 लोगों की कम से कम जांच होनी चाहिए कोरोना महामारी के दौरान, तो जो किट है उसकी अभी भी अनुपलब्धता है हमारे पास, तो इस ओर आप क्या प्रयास करेंगे? नहीं, बालाघाट जिले में अभी आप देखेंगे, अभी हम लोग सब, अब मैं अगर बालाघाट जिले की बात, आप अभी सर्वे की बात करेंगे तो किल कोरोना के माध्यम से 1 जुलाई से 15 जुलाई तक के हम उसको वृहद रूप से कर रहे हैं। दूसरा, किट और ये संपूर्ण व्यवस्था हमने बालाघाट जिले में तो संपूर्ण रूप से व्यवस्था करा है। बालाघाट जिले में तो कहीं कमी की स्थिति नहीं है। और मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में भी हम सारी व्यवस्था हमारे भारत सरकार की तरफ से, हमारे ऐसा कोई किट और इसकी कहीं प्रॉब्लम नहीं। जांच के हमने, सैंपलिंग के हमने स्पीड को बढ़ाया, हमने व्यवस्था को दिया है। पहले तो एक भी जगह ऐसे सैंपल करने की वो नहीं थी, लेब नहीं था हमारे पास में, लेकिन आज हमने कहीं ना कहीं लेब बढ़ाया है, कहीं ना कहीं संख्या बढ़ी है, जिसके कारण हम चिन्हित कर रहे हैं। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि चिन्हित करने के कारण हमको ऐसा लगता है कि कोरोना का प्रभाव बढ़ गया है, लेकिन उसके साथ आप देखिए कि रिकवरी रेट भी देखिए कि कितने लोग ठीक हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। तो हमारा 74% रिकवरी रेट आ रहा है, हमारे जितने आते हैं उससे ज़्यादा स्वस्थ होके जा रहे हैं। और आपको जल संसाधन मंत्रालय मिला है, राज्य मंत्री हैं आप, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है ये भी, तो कृषि के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे सिंचाई के दिशा में? देखिए, मैं तो 2008 से विधायक रहा, तो मैंने कृषि के क्षेत्र में किसानों के दर्द को जानता हूँ। किसान के खेत तक कैसे पानी पहुँच जाए, इसकी मैं चिंता कर रहा हूँ। हमारा बालाघाट जिले में दो हमारे दूटी तट भी है, हमारा सर्वेक्षण डिपार्ट भी है, हमारा बंजर विभाग भी है, ये सारे विभाग हमारे ज़िले में है। तो उन सब चीज़ों से मैं, हमारे पास में अनेकों डैम है। अब उस डैम को कैसे ठीक कर सकते हैं, उस डैम से हम नहर बना के किसानों के खेत में कैसे पानी पहुँचा सकते हैं, उसके लिए मैं पॉलिसी बनाऊँगा। नए प्रकार के जितने भी हमारे पास में और प्रस्ताव आएंगे। अभी जल संसाधन के हमारे जल संस्था के अध्यक्ष लोग आए थे, उनके साथ बैठ के फील्ड में क्या कर सकते हैं अच्छा काम, उसको लेकर सब लोगों का साथ और सब लोगों को लेकर काम करूंगा तो सबका विकास भी कर सकता हूँ। जल संसाधन मेरे पास में है, निश्चित रूप से बालाघाट जिले का एक अच्छा विकास होगा उस विभाग के माध्यम से। जी, ये तो अब कार्यक्षेत्र की बात रही। आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो घर परिवार पर कितना समय आप दे पाते हैं, और जब वक्त बचता है तो क्या करना आप पसंद करते हैं, शौक क्या है आपके? देखिए, मेरे जीवन का 2005 से मेरा जैसा कार्यक्रम तय रहा है, मैं सुबह घर से 9:30 बजे 10 बजे निकल जाता हूँ, तो रात के 9:30 बजे 10 बजे ही घर पहुँचता हूँ, कभी 8:30 बजे या 9:30 बजे। लेकिन ये शाम का
रात का जो समय है कोशिश करता हूँ कि 8:30-9 बजे मैं घर पहुँच जाऊँ, अपने परिवार के साथ में बैठ के, बच्चों के साथ में, अपने परिवार के साथ में भोजन कर सकूँ। ऐसा मैं कोशिश करता हूँ। ये बात सही है कि कई बार राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो लेट लतीफ़ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैं अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताऊँ। और कभी छुट्टी रहे, अगर कोशिश करता हूँ कि बच्चों के लिए संडे समय दे दूँ तो बच्चों के साथ पुराने गीत सुनता हूँ। उस गीतों के साथ में भी मैं लता मंगेशकर के बहुत गीतों का फ़ैन हूँ। इसके अलावा भी एक मेरे जीवन में एक संगीत है, एक गीत है, उस गाने के साथ में अपने राजनीतिक जीवन को भी जोड़ता हूँ और अपने मनुष्य के जीवन को भी जोड़ता हूँ। किसी ने गायक ने कहा है कि आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है, आते जाते रास्ते में कुछ यादें छोड़ जाता है। जीवन का भी वैसा ही है, आदमी आया है, कल चले जाएगा, लेकिन आते जाते रास्ते में यदि हमारे को ये ईश्वर ने ये शक्ति ताकत दिया है कि कुछ ऐसा कर जाए कि हमें लोग बरसों तक के याद करें। यदि आज बाबा साहब आम्बेडकर जी को याद करते हैं तो जीवन समाज के लिए उन्होंने अपने आप को त्यागा, इसलिए याद करते हैं। यदि महात्मा ज्योतिराव जी फुले जी को याद करते हैं तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना जीवन त्यागा। ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी हम जानते हैं, वीर भगत सिंह को जानते हैं, उन्होंने जीवन इस देश के लिए अपना जीवन। तो ऐसा कुछ कर पाऊँ अपने क्षेत्र के लिए, ऐसा कुछ कर पाऊँ अपने इस बालाहाट के लिए, इस मध्य प्रदेश के लिए, इस देश के लिए, ऐसे मन में भाव है और उस भाव को लेकर मैं काम करता हूँ। तो मैं ज़रूर याद करता हूँ उस गाने की लाइन को कि आदमी मुसाफिर है, आता और जाता है। जी, और आपको एक युवा आइकॉन के रूप में देखा जाता है, युवा राजनीति का एक उदय हुआ ऐसा माना जाता है। तो युवाओं के लिए अब आप क्या कहना चाहेंगे और तमाम हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को हमेशा कहता हूँ, मैं विद्यार्थी परिषद में संगठन में काम किया, मैं हमेशा कहता हूँ कि युवा साथी जिस भी संगठन में आप काम करते हो, संगठन में ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करें। आपका संगठन आपके प्रति देखता है, आप पूरी नज़र संगठन की रहती है। यदि आप ईमानदारी से काम करोगे तो निश्चित रूप से अपने उस मिशन को, जिस मिशन के लिए आप आए हो, उसको पाओगे। इसलिए मैं युवाओं से कहता भी, मेरे पास शिक्षा विभाग के कुछ आए थे, वो मायूस हो रहे थे। मैंने कहा मायूस मत हो, क्योंकि आप युवा हो। यदि आपके मन में पॉजिटिव सोच नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से मन के हारे हार, मन के जीते। आप मन से जीतो। मैंने कहा दुनिया की कोई ताकत नहीं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य वो शक्तिशाली व्यक्तित्व है, ईश्वर की सारी समृद्ध शक्तियाँ उसमें है, यदि मनुष्य ने ठान लिया तो करके दिखाएगा। इसलिए युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि वो मन में हमेशा पॉजिटिव सोच को लेकर, सकारात्मक सोच को लेकर, ईमानदारी और निष्ठा को लेकर काम करें और अच्छा काम करने में अपना समय दें, अपना योगदान दें। ऐसा मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ। हमारे सारे इस जिले के हमारे जितने भी लोग हैं, जिनका असीम कृपा, असीम प्यार, जब मैं पहली बार बालाहाट में प्रवेश किया, अभी मंत्री पद लेने के बाद बालाहाट जिले ने वो स्वागत किया, वो सत्कार किया। मुझे ऐसा लगता है कि इस बालाहाट की जनता का मैं कैसे ऋण अदा कर पाऊँगा। लेकिन मेरा मिशन इस बालाहाट के लिए बहुत सारे ऐसे विजन हैं जिसमें मैं काम करूँगा। वो आने वाले समय में बोलना नहीं चाहता, लेकिन मेरे जो टारगेट है, मैंने जो तय किया हूँ कि इस बालाहाट जिले के 25 साल के लिए या 50 साल के लिए हम कैसे अपने व्यवस्था को परिवर्तन करेंगे, हमें आने वाले अपने बच्चों को क्या दे के जाना है, हम मध्य प्रदेश सरकार से आने वाली हमारी पीढ़ी को क्या दे के जाएंगे। अगर हम यहाँ कुछ दे के जाएंगे तो हमारी पीढ़ी हमको याद रखेगी, यदि हम कुछ नहीं दे के जाएंगे तो पीढ़ी याद नहीं रखेगी। तो मैं कहता हूँ कि आदमी मुसाफिर है, आता और जाता। कुछ ऐसा काम करके जाऊँगा कि जिले में नया कुछ ना कुछ करते रहूँगा। जी, और आपकी ये जो तमन्ना है, ये जो ख्वाहिश है, ये पूरी हो, केवल बालाघाट ही नहीं बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश और हमारे इस पूरे देश को हम आपके रूप में एक अच्छा नेतृत्व मिले, कुछ सौगात मिले। बहुत बहुत आपको फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं हमारे साथ इतनी अच्छी बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद BTV को, आपका सहयोग हमेशा रहे, सकारात्मक सहयोग के लिए मैं अपेक्षा करता हूँ कि जहाँ कोई कमी ऐसा लगे कि सुझाव देकर, यदि इस जिले के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए आपका अगर सुझाव मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं ऐसा आपसे सब लोगों से अपेक्षा करता हूँ। आप देख रहे थे खास मुलाकात और आज हमारे मेहमान थे माननीय रामकिशोर कावरे जी।
राज्य मंत्री जल संसाधन विभाग और आयुष स्वतंत्र प्रभार मंत्री। अगले खास मुलाकात में हमारे मेहमान कौन होंगे, ये जानने के लिए देखते रहिए हमारा कार्यक्रम BTV खास मुलाकात। शहबाज खान के साथ माधुरी कटरे ब्रह्म को अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।